वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये सीरीज चल रही है हमारी यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए। इस सीरीज़ के माध्यम से आपको पता है हम प्रयास कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का, जिससे कि हम उन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर कर सकें जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, राइट। और इसके माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि मैं PYQs को भी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल करूं ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से हमारे लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो जो भी हम टॉपिक्स इनमें कवर कर रहे हैं उनके PYQs ना कि UPPSC के बल्कि UPSC से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका भी मैंने प्रयास किया है इसमें शामिल करने का। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये बाइलिंगुअल है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पेड ग्रुप के संबंध में आपको अधिक जानकारी इन नंबर्स पर मिल जाएगी। ये पेड ग्रुप्स UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। एंड इसके साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे जुड़कर आप चैनल से संबंधित सभी नोटिफिकेशंस ईजिली प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे ज़रूर जुड़ लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स आसानी से मिल सके। अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक लीडर जिनके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। कौन है वो? दादा भाई नौरोजी। अब ज़रा सोचने का प्रयास कीजिए कि दादा भाई नौरोजी का अगर नाम आपके सामने आता है तो इनसे संबंधित आपके मन में कौन से पॉइंट्स आते हैं, क्या पता है आपको इनके बारे में? ठीक है, ज़रा सोचने का प्रयास कीजिए क्या पता है। देखिए, आपने पक्का इनके बारे में ये तो सुना होगा कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है, राइट। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। देखिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। कुछ बेसिक चीज़ें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। बॉम्बे में हुआ था उस समय पर 1825 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। देखिए, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि इनकी जन्म कब हुई, इनका मृत्यु कब हुई, लेकिन अगर हम ऐसे लीडर्स के बारे में हमको उनका जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में ईयर्स पता होंगे, डेट्स ना भी पता हों, तो हम थोड़ा जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे अब दादा भाई नौरोजी का आपने नाम सुना है, लेकिन अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसके कंटेम्प्रेरी थे, कौन से लीडर थे उस समय पर जिनके समय पर ये भी मौजूद थे। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं तब तो आपको पता होगा, लेकिन अब जैसे आपके सामने गांधी जी आ जाए, फिर आपके सामने दादा भाई नौरोजी आ जाए, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसीलिए थोड़ी सी टाइमलाइन का पता होना हमें ज़रूर चाहिए ताकि हम चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए, इसको मैंने इसीलिए आपको टाइमलाइन बता दी है। अब देख लेते हैं। देखिए, ये पहले इंडियन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले ये पहले भारतीय थे। तो ये कब इलेक्ट हुए थे? ये 1892 में। 1892 में ये इलेक्ट हुए थे लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लिबरल पार्टी की तरफ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे फॉर सेंट्रल फिन्सबरी सीट के लिए लंदन में। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए, तो UPPCS में भी अब क्वेश्चंस को काफ़ी घुमाकर पूछा जाता है, तो अब आपसे ईयर पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में ये इलेक्ट हुए थे। 1892 में हुए थे, याद रखिएगा। कौन सी पार्टी से इलेक्ट हुए थे? लिबरल पार्टी से इलेक्ट हुए थे सेंट्रल फिन्सबरी सीट के लिए, जो कि लंदन में है। ठीक है, इससे पहले क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया था? इन्होंने इससे पहले भी इलेक्शन लड़े थे 1886 में, जिसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थे इलेक्ट होने वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये शायद एक जनरल पॉइंट होगा कि जो भी पढ़ रहा है उसको पता होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता ज़रूर होने चाहिए, तो इन केस अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है तो हम ये आंसर दे सकें। देन दूसरा क्या दिया हुआ है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही। ये इन्होंने कौन सी किताब में लिखी है इस थ्योरी के बारे में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये बुक 1901 में पब्लिश हुई थी। कई बार पूछ लिया जाता है ईयर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले भी एक लीडर है, ठीक है, नाम आपने पक्का ही सुना होगा इनका। इनकी एक सोसाइटी थी, क्या सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके बारे में पूछा गया था ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई, ये रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया है, वो 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए किसी के भी ईयर्स पूछे जा सकते हैं, तो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो उनके ईयर्स हमें ध्यान रखने चाहिए। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक कब प्रकाशित हुई थी, 1901 में, और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनी दी थी। और इनके द्वारा एक जर्नल यानी कि एक पत्रिका भी शुरू की गई थी जो रास्त गोफ्तार नाम की थी। क्या नाम था, रास्त गोफ्तार। बॉम्बे में शुरू की गई थी, 1851 में शुरू की गई थी, ठीक है। और ये जो रास्त गुफ्तार न्यूज़पेपर था, जर्नल थी, पत्रिका थी, ये एंग्लो गुजराती थी, यानी कि ये इंग्लिश और गुजराती में पब्लिश की जाती थी, ठीक है। तो कई बार लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं कि कौन सा पेपर कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, राइट। उसके बाद आगे पॉइंट्स देखते हैं। देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, वैसे तो यूपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यूपीएससी में देखा गया है कि जब कोई लीडर के बारे में पूछते हैं तो उनका कोई ऐसा पॉइंट बता दिया जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि हमें पता ही नहीं होता है उन लीडर के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही एक यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ दादा भाई नौरोजी के बारे में कि ये प्रोफेसर रहे हैं मैथमेटिक्स के और नेचुरल फिलॉसफी के। उसके बाद ये पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की थी। तो ये एक जनरल बात है इनके बारे में, यूपीएससी में स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, क्या पता कभी यूपीपीएससी में भी पूछ लिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी 3 बार संभाली है, कौन कौन से वर्षों में, 86, 93 और 1906, यानी कि 1886, 1893 और 1906 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके साथ ही इन्होंने हेल्प की थी इस्टेब्लिशमेंट में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। साथ में जो फ्यूचर के मॉडरेट लीडर्स थे, कौन कौन, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट लीडर नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लेकिन यानी कि चरमपंथी थे, लेकिन ये मॉडरेट हटा लीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उदारवादी हटा लीजिएगा। इन्होंने जो भावी नेता थे उनको मार्गदर्शन दिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिए हैं पॉइंट्स दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। एंड इनकी बुक के बारे में देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष ये प्रकाशित हुई थी। तो इसमें आपको आंसर पता है, क्या आंसर होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1901 में, राइट। तो इनसे संबंधित जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। देखिए बी आंसर है यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे जो नेक्स्ट लीडर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाला लाजपत राय। देखिए तो जो लाला लाजपत राय थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1865 में, दूधी के विलेज में, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी इनकी मृत्यु, याद करने की कोशिश कीजिए। 1928 में, जब ये क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन जो आया था इंडिया में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें ही इनको लाठी मार दी गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो इनका हमने देख लिया, इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। अब बीच में देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन से संबंधित पॉइंट्स, राइट। तो ये जो थे, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो आप डीएवी कॉलेजेस के नाम सुनते होंगे ना, उनकी स्थापना में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। और ये दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती के फॉलोअर कौन थे, या लाला लाजपत राय जो थे वो दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि डीएवी कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था, तो आप चीज़ों को
कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, राइट। तो दयानंद सरस्वती कौन थे? जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी 19th सेंचुरी में, उसमें दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज का मतलब क्या था? सोसाइटी ऑफ आर्यंस। और इनके बारे में अगर आप रिकॉल करें तो एक पॉइंट और है, इन्होंने वेदों पर बल दिया था और इन्होंने एक टैग लाइन दी थी, एक स्लोगन दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, लाला लाजपत राय के बारे में। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी को फाउंड किया था 1894 में। देखिए, को फाउंड किया था, इसका मतलब और भी मेंबर्स थे इसमें, और भी इसके फाउंडर्स थे। तो कौन कौन से फाउंडर्स थे, एक बार नाम अगर हम देख लें तो ऐसा प्रश्न अगर कभी हमारे सामने आता है तो हम उसको इजीली आंसर कर सकेंगे। तो लाला लाजपत राय तो एक हो गए, इनके अलावा कौन थे? इसमें दयाल सिंह मजीठिया थे इसके फाउंडर्स में। फिर दूसरे कौन थे? लाला हरकिशन लाल। ठीक है, फिर उसके बाद लाला लालचंद, राइट। और उसके अलावा प्रभु दयाल, बख्शी, जैशी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नाम हैं, कुछ 2-3 नाम लाला करके हैं, तो हमें सब नहीं याद हो सकता, बस एक बार सुन लीजिए नाम, इन केस हमारे सामने MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हम उसको टिक कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे नाम याद नहीं किए जा सकते। ये पॉइंट देख लिया हमने लाला लाजपत राय के बारे में। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या टाइम लाइन थी? 1914 से 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे और इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी? इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश की थी और 1917 में स्टैब्लिश की थी। एक ही पॉइंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद ये अर्ली 1920 के लगभग, ये शुरुआती में 1920 की शुरुआत में वापस आ गए थे। उसके बाद आपको पता है 1920 के समय पर क्या हो रहा था? इंडिया में क्या लॉन्च किया जा रहा था? NCM, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी इस समय तक इंडिया आ चुके थे और वो अपने छोटे जो आंदोलन थे वो कर चुके थे चंपारण वगैरह में, और इनका पहला जो मास मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो लॉन्च होने वाला था। उसी समय पर 1920 की शुरुआत में ही हम देखते हैं लाला लाजपत राय वापस आ गए थे भारत और इन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और इन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में दिखाया था 1920 में। ठीक है, इसमें इन्होंने इनको सहयोग दिया था। देखिए, हमने देख लिया है कि लाला लाजपत राय 1920 की शुरुआत में भारत वापस आ चुके हैं और उसके बाद NCM शुरू होने वाला है। 1920 में ही ये मूवमेंट शुरू हुई थी, गांधी जी का पहला मास मूवमेंट था, ये भी हमने देख लिया है। तो ये जो शुरू हुई थी तो इसको 1 अगस्त 1920 को कहा गया था इसकी शुरुआत हुई। इस डेट को क्यों लिया गया था? क्योंकि इसी दिन एक हमारे और जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी दिन से इसको माना गया था कि सिंबॉलिक रूप में ये शुरू कर दी गई। लेकिन सितंबर में 1920 में ही एक कलकत्ता में सेशन होगा कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, राइट। उसके बाद दिसंबर 1920 में एनुअल सेशंस होते हैं जो कांग्रेस के होते रहे हमेशा, यहाँ पर ये हुआ था हमारा नागपुर में। ठीक है, ये जो नागपुर में सेशन हुआ था इसमें हम देखते हैं इसको रेजोल्यूशन को फाइनली सब लोगों ने पास कर दिया था नागपुर सेशन में, ये एनुअल सेशन में। ठीक है, रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और इस सेशन में भी लाला लाजपत राय ने अपनी मूवमेंट को सपोर्ट दिया था। ठीक है, अपनी तरफ से इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया था, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिसंबर 1920 में कहाँ पर सेशन हुआ था कांग्रेस का? नागपुर में हुआ था। और जो सितंबर 1920 में सेशन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता में, राइट। तो वापस आते हैं हम NCM से वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है? इन्होंने प्रोटेस्ट किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी और जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट भी। तो रॉलेट एक्ट जो था ये कब लाया गया था? फरवरी 1919 में लाया गया था। ठीक है, और ये इसको अंधा कानून कहा जाता था क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने ऐसा नियम ला दिया था कि आप किसी को भी कोई रीज़न ना दें, किसी से कुछ पूछे नहीं, जांचे नहीं, और उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था।
है ना, और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा। इसकी डेट सुन लीजिए, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी डेट्स याद रखना, ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकें आपस में। ये हमने पॉइंट्स देख लिए इनके बारे में, और देखते हैं और क्या हुआ। इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। उसके बाद ये इलेक्ट हुए थे डेप्यूटी लीडर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1926, यानी कि केंद्रीय विधानसभा के उपनेता के रूप में इनको 1926 में चुना गया था। और 1928 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो साइमन कमीशन आया है उसका सहयोग इंडियंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इसका सहयोग भारतीयों के द्वारा नहीं किया जाएगा। देखिए, अब हम साइमन कमीशन की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज़ की डिटेल में जाने लगे तो आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और फिर चीज़ें नेवर एंडिंग हो जाएंगी। तो हम साइमन कमीशन को अगर होगा तो किसी और स्लाइड में, किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये लिखा हुआ है, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, कौन सी सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, वो इस्टेब्लिश की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी किसने इस्टेब्लिश की, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और इसकी स्थापना इन्होंने 1921 में की थी, और कहाँ पर की थी, लाहौर में की थी। ठीक है, लाहौर में 1921 में इन्होंने इसको स्थापित किया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स लिखी हुई हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन सी किताबें लिखी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। और लाला लाजपत राय एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो इनके जितने भी महत्वपूर्ण इनके लेख हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये इन्होंने 1908 में लिखी थी। आर्य समाज पर भी इन्होंने 1915 में आर्य समाज नाम से एक किताब लिखी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन 1916 में लिखी गई थी इनके द्वारा। इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया अ हिस्टोरिकल नरेटिव ऑफ ब्रिटेन्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, ये 1917 में लिखी थी। और अनहैप्पी इंडिया, ये इन्होंने 1928 में लिखी थी। देखिए, अगर आपको वर्ष याद ना भी हो तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये सारे नाम जो आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म किए थे, जिसमें से हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, नेशनल डीएवी मैनेजिंग कमेटी, ये सब इसमें सम्मिलित थे, राइट। उसके बाद आपको पता है कि 1928 में ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। और ये कहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट चल रहा था लाहौर में। ठीक है, और यहीं पर इनको लाठीचार्ज के द्वारा इनको घायल कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जेम्स स्कॉट के द्वारा। और इन्हीं से जो इनको चोटें लगी थी, इसी का परिणाम हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक को डिपोर्ट किया गया था मांडले जेल में। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तो ये एक कॉमन पॉइंट है, तो लोगों को ये पता होता है, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि लाला लाजपत राय जो थे, इनको भी मांडले जेल में डिपोर्ट किया गया था। जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और पॉलिटिकल एजिटेशन में पार्टिसिपेट करने लगे थे, पॉलिटिकल विरोध करने लगे थे, तो इनको मांडले जेल डिपोर्ट कर दिया गया था बिना किसी ट्रायल के 1907 में ही। ठीक है, लेकिन उस समय पर इनके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण इनको लॉर्ड मिंटो ने वापस बुला लिया था, राइट। तो ये एक पॉइंट है छोटा सा, जिसको याद रखिएगा। साथ में सूरत स्प्लिट के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। सूरत स्प्लिट मैं बता देती हूँ, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं पता है तो। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। इसके माध्यम से क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसमें स्प्लिट हो गया था। एक इसमें गुट था मॉडरेट्स का जो उदारवादी थे, और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट का जिनको चरमपंथी कहा जाता है। तो इसमें सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि कि ये लोग चाहते थे कि जो इनका नेता हो वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए
और इनका नेता ये चाहते थे कि ये बन जाए। तो मैं आपको मोटी मोटी बात बता रही हूँ, और भी इनमें और भी काफ़ी सारी डिसिमिलैरिटीज़ थे, इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, ठीक है। तभी ये लोग चाहते थे कि अगर इनका नेता बन जाएगा तो ये लोग कांग्रेस पे अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो किसको बनाना चाहते थे, अब आप समझ गए होंगे क्यों हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि वो जिसको बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट वो थे लाला लाजपत राय, लेकिन इनको बनाया नहीं जा सका था और इसी समय स्प्लिट हो गया था, और जो एक्सट्रीमिस्ट गुट था वो उसको बाहर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय से संबंधित ये एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। देखिए, अब क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा गया है कि वो कौन है जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण पर, और ये अमेरिका में रहे हैं कुछ समय के लिए, और इनको सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट किया गया है। देखिए, तो आपको 2 पॉइंट्स तो यहाँ पर पता चल गए हैं कि अमेरिका में रहे हैं और ये सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाकर लाला लाजपत राय को टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से ये बात भी याद रखिएगा कि इन्होंने बायोग्राफीज किसकी किसकी लिखी है, मैजिनी की लिखी है, गैरिबाल्डी की। ये दोनों लोग कौन थे ये दोनों लोग, जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ था उसमें इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो मतलब इटली छोटे छोटे प्रोविंसेस से मिलकर, छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर एक राष्ट्र के रूप में उभरा था, तो उसमें इन लोगों की अहम भूमिका थी। तो ये लोग, इसके अलावा शिवाजी और श्री कृष्ण, इन सभी की बायोग्राफीज किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा, राइट। फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था, और ये चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, रत्नागिरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। और ये जो बहुत ही फेमस स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है मेंस के एग्जाम में, जीएस में, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता था तब क्वेश्चन पूछा गया था ये किसका स्लोगन है। देखिए, अभी आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमको पता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो ये छोटी सी माइन्यूट सी भी जो चीज़ें होती हैं उनको हम लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका नारा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी ने किसको कहा था, तिलक को कहा था, राइट। उसके बाद इन्होंने 1880 में को फाउंड किया था न्यू इंग्लिश स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और किसके साथ किया था, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। तो इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित किया था। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो किसके द्वारा स्थापित की गई है, तिलक के द्वारा, राइट। और साथ में ये इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानते थे लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बढ़ावे के लिए, या उसका विस्तार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए। इनको लगता था कि जो अंग्रेजी भाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण हो सकती है, राइट। वैसे तो इन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स को बढ़ावा दिया है, तो कहीं पर आपको लग सकता है, अगर स्टेटमेंट में अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग सकता है कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने शायद इंग्लिश को बढ़ावा ना दिया हो, राइट। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 1885 में जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसने फर्ग्यूसन कॉलेज स्टैब्लिश किया पुणे में। तो फर्ग्यूसन कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, 1885 में, और कहाँ स्टैब्लिश हुआ, पुणे में। तो तिलक ने इस फर्ग्यूसन कॉलेज में मैथमेटिक्स भी पढ़ाई है कुछ समय के लिए, और 1890 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था सोसाइटी से और ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस को, ठीक है। इन्होंने 2 वीकली न्यूज़पेपर्स चलाए हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और कौन सी लैंग्वेज में चलाए हैं ये भी पूछे गए हैं। तो केसरी और महाराता है, ठीक है। जो केसरी है वो मराठी में
और जो मराठा है वो इंग्लिश में है। देखिए, आपको लग सकता है अगर आप लैंग्वेज नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा जो मराठा है वो मराठी में होगा, लेकिन याद रखिएगा ऑपोजिट है। केसरी न्यूज़पेपर है मराठी लैंग्वेज में और मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है। और 1897 में पुणे में हम देखते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग आता है, और ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान महामारी अधिनियम 1897 के जो प्रावधान थे उनके विरुद्ध इन्होंने एक लेख लिखा, और उसके पश्चात क्या हुआ, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, यानी कि सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। जो इन्होंने लेख लिखे थे कि एपिडेमिक एक्ट 1897 जो है वो टैकल नहीं कर पा रहा है ब्यूबोनिक प्लेग पुणे का, तो इसके परिणाम में क्या हुआ, इन पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए। राइट। और इन्होंने अपने लेख में किया क्या था, इनका जो लेख था वो टारगेट कर रहा था कमिश्नर रैंड को, और कमिश्नर रैंड जो थे ये पुणे के कमिश्नर थे, और इनके लेख से उत्साहित होकर चापेकर बंधु जो थे इन्होंने कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1897 में हम पहली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी देखते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर चापेकर बंधुओं के द्वारा कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी जाती है। और जब इस लेख के खिलाफ इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस चलाया गया तो उसके ट्रायल के दौरान लोगों ने इनको लोकमान्य का टाइटल दिया था। तो याद रखिएगा लोकमान्य का टाइटल इनको कब मिला था, इसी दौरान इनको लोकमान्य का टाइटल मिला था। और इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, तो उनमें कौन कौन सी किताबें हैं, एक है द ओरियन रिसर्चर्स इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, तो थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन इसको एक बार इंग्लिश में ही देख लीजिएगा। और जो दूसरी किताब है वो है आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो कुछ ट्रिक बनाकर कुछ देख लीजिएगा। वेदास से संबंधित इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं कुल मिलाकर, तो ये नाम एक बार आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको टिक कर पाएंगे। राइट। 1905 में क्या होता है, बंगाल के विभाजन की बात की जाती है, और इसी के परिणाम में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके विरोध में। ठीक है, और इसमें स्वदेशी के तहत क्या नारा दिया गया था कि जो भी ब्रिटिश गुड्स हैं इनको बाइकआउट करो। तो इन बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स में सपोर्ट किसने दिया था, तिलक ने दिया था। और स्वदेशी मूवमेंट को महाराष्ट्र में लीड भी किसने किया था, तिलक ने किया था। राइट। उसके बाद इन्होंने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल्स मनाए थे ताकि जो लोग हैं वो एकजुट हो सके, एकत्रित हो सके। ठीक है, तो ये इनका मोटो था, लोगों को एकत्रित करने का ऐसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने के माध्यम से। पूछा भी गया है ये प्रश्न कि गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल्स कौन से नेता के द्वारा, कौन से लीडर के द्वारा सेलिब्रेट किए गए थे, तो वो लोकमान्य तिलक थे। उसके बाद इन्होंने सामने रखा था एक पैसिव रेजिस्टेंस का प्रोग्राम जिसको गांधी जी ने आगे चलकर अडॉप्ट किया था। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं, वो क्या है जिसको गांधी जी ने आगे चलकर अडॉप्ट किया। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस था उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रयास किए गए कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको किसी तरीके से जाम कर दिया जाए, जिससे कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस बनाई जा सके कि गवर्नमेंट मांगों को, जो इंडियंस थे उनकी मांगों को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, उनकी मांगों को स्वीकार कर ले। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस की नीति थी, इनके द्वारा सामने रखी गई थी और आगे चलकर गांधी जी ने इसको अडॉप्ट किया था। राइट। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो पैसिव रेजिस्टेंस की जो ये रणनीति थी ये औरोबिंदो घोष के द्वारा अपनी किताब में दी गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो ये इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था, तिलक ने भी, और आगे चलकर गांधी जी ने इसको अपनाया था। ठीक है, फिर इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था 1908 से 1914 के बीच में मांडले जेल, मांडले में एक जेल थी, मांडले बर्मा। ठीक है, यहाँ पर जेल में इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। और उसके बाद ये बॉम्बे लौटे थे। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग स्टैब्लिश की। ठीक है, और वैलेंटाइन शिरोल इन्होंने पब्लिश किए थे आर्टिकल्स 1910 में अपनी बुक द इंडियन अनरेस्ट,
और इसमें इन्होंने कहा था कि जो तिलक हैं ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं। तो वैलेंटाइन शिरोल थे कौन? ये एडिटर थे लंदन टाइम्स नामक न्यूज़पेपर के। इन्होंने 1910 में अपनी किताब द इंडियन अनरेस्ट पब्लिश की थी और इन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। घुमा फिराकर ये इन्हीं बातों में प्रश्न को पूछा गया है कि वैलेंटाइन शिरोल ने किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा और इनकी किताब का क्या नाम है, किस वर्ष में इनकी किताब पब्लिश हुई, और ये भी याद रखिएगा कि ये कौन से न्यूज़पेपर से संबंधित थे, लंदन टाइम्स। उसके बाद तिलक जो थे इन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया था इनके अगेंस्ट। वैलेंटाइन शिरोल ने जब इनको अशांति का जनक कह दिया था भारत में, तो तिलक ने इनके अगेंस्ट क्या मानहानि का मुकदमा दायर किया था लंदन में। तो देखिए लंदन में दायर किया हुआ कोई भी मुकदमा क्या भारतीय आसानी से जीत सकते थे? तो वैसे ही तिलक भी इस मुकदमे को नहीं जीत पाए और इनके जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने एक तिलक पर्स स्टार्ट किया था कि वो तिलक को इस केस को लड़ने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं उसमें सहयोग और सहायता प्रदान कर सकें। लेकिन ये केस तिलक हार गए थे, राइट। और तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसी दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा, राइट। और इसी के साथ गांधी जी ने एक तिलक फंड भी शुरू किया था, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देख ली हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब तिलक को डिपोर्ट किया गया था मांडले जेल में, मांडले की एक जेल में, तो यहाँ पर इन्होंने एक किताब लिखी थी। वो कौन सी किताब थी? श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, ठीक है। तो इस पर इन्होंने लिखा है सीक्रेट्स ऑफ भगवद गीता भी जिसको कहा जाता है। और इसके साथ ही 1-2 पॉइंट्स जो हमें और याद रखने हैं इनसे संबंधित, वो है तिलक का रोल लखनऊ पैक्ट में। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सूरत स्प्लिट, ठीक है। सूरत स्प्लिट हमने देखा 1907 में हुआ सूरत स्प्लिट। इसमें हमने देखा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बाद आगे चलकर ये लोग मिल भी जाते हैं। वो मिलते कब हैं? ये लोग मिलते हैं 1916 में। कहाँ पर मिलते हैं? 1916 में मिलते हैं लखनऊ में, जब कांग्रेस का सेशन होता है। तो तिलक का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने क्या किया था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा आपस में सामंजस्य बैठलवाने में मदद की थी इन दोनों के बीच, और एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा कांग्रेस में इन्होंने शामिल करवाया था, ठीक है। तो इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट, राइट। कांग्रेस का सेशन था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1916 में हुआ था। तिलक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही जो 1916 का, देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ ताकि आप ये ईयर्स ना भूलें। ये जो लखनऊ पैक्ट है इसमें एक चीज़ हमने देखी कि एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स जो थे ये मिल गए थे, और एक्सट्रीमिस्ट फिर से किस में आ गए थे? कांग्रेस में शामिल हो गए थे ये एक्सट्रीमिस्ट्स। इसके अलावा क्या हुआ था? इसी समय पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी सुलह कराई गई थी, जो इनमें मतभेद थे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। देन हमारा ये डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज हम कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं जो जनरली करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपको इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।